अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज एक ही बात होगी, साइफर केस का फैसला। अदम एतमाद आने के बाद साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत बचाने और सियासी बयानियां बनाने के लिए एक सिफारती केबल साइफर का इस्तेमाल किया था, जिसने आज उनको मुश्किल में डाल दिया है। न सिर्फ उनको बल्कि बानी पीटीआई और उनके नायब शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत की तरफ से आज 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इस केस में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनाज जुल्करनैन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 5(9) और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 34 के तहत ये दर्ज जो मुकदमा था, इसमें दोनों इन सियासी रहनुमाओं को सजा सुनाई है। खुसूसी अदालत की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद हमें बताया जाता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस मौके पर एहतजाज किया और एहतजाज उनका इस बात पे था कि उनका 342 का बयान रिकॉर्ड कराने नहीं दिया गया। इस केस में 25 गवाहान ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं, जिनमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पीटीआई चेयरमैन के थे आजम खान साहब और साइफर भेजने वाले साबिक सफ़ीर असद मजीद साहब सबसे अहम शख्सियात इनमें शामिल थे। उनके बयानात थे। असद मजीद ने अपने बयान में ये बात कही थी कि डोनाल्ड लू से होने वाली जो उनकी गुफ्तगू थी, जिसकी बेसिस में उन्होंने साइफर भेजा था, उसमें कहीं पर भी खतरा या साजिश के अल्फाज का हवाला नहीं उन्होंने दिया था। और साइफर के मामले पर जिस अंदाज में इसको प्ले किया गया है, वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए एक धचका था। ये तो इस हवाले से असद मजीद साहब जो साबिक सफ़ीर थे उनका और अहम तरीन किरदार थे, उनका बयान था। लेकिन कल जिस तरह से इस केस की समाअत रात गए तक जारी रही और इस्लामाबाद के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी हम इज़हार ख्याल सुनते रहे, कमेंट्री क्योंकि साथ साथ जारी थी, उन्होंने बड़ी हैरानगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक जल्दबाजी का उनको फैक्टर नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो गवाहान थे, तमाम तकरीबन गवाहान, उन पर जिरा जो मुकम्मल करना एक दिन के अंदर ही, ये भी उनको बहुत गैर मामूली बात नजर आई। इसमें पीटीआई के बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने भी ये दावा किया है कि कल सुबह तक उन्हें अडियाला जेल में दाखिल नहीं होने दिया गया। फिर अहम तरीन गवाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब थे, उन पर जिरा मुकम्मल होने के बाद ही उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई और फिर जो है वो शाम 5 बजे जज साहब ने गवाहों को जो गवाहान थे उसके साथ एक कमरे में अदालत लगाई और रात 1 बजे तक ये केस चलाते रहे। मेरिट के एतबार से सवालात उठाए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से, लेकिन इसमें अहम जिक्र करना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की तरफ से साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जमानत देते हुए अपने फैसले में यह करार दिया था कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो सके कि बानी पीटीआई ने ऐसी मालूमात बताई जिससे किसी आलमी ताकत को फ़ायदा हुआ हो, वरना उन्होंने कोई ऑफिशियल या फिर उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल सीक्रेट कोड बताया गया। और ये तमाम मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी हमने इस हवाले से आपको दे दिया, लेकिन सियासी मुखालिफिन इस फैसले पे खुश नज़र आते हैं। जैसा कि आप मरियम नवाज साहिबा को सुन रहे थे, वो कहते हैं कि ना ये सियासी मुकदमा था, ना ये सियासी फैसला है और ना ही ये एक सियासी जमात है। इसके ऊपर हम आज तफसीली तौर पे बात करेंगे कि क्या इसको ये जो आज का फैसला है, बहुत से लोग इसको 2018 में इलेक्शन से चंद दिन पहले नवाज शरीफ के खिलाफ आने वाले फैसले के साथ मुमासलत के तौर पे देख रहे हैं और कुछ लोग समझते हैं कि इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं। इसके हवाले से बात होगी कि क्या फैसले की टाइमिंग को देखा जाए, इलेक्शन से सिर्फ 9 दिन पहले फैसला आना, फैसले के मेरिट के हवाले से भी बात करेंगे और क्या हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा पीटीआई को, जिसके लिए वो बहुत पुरुमीद हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं और मेरे साथ इस्लामाबाद तशरीफ फरमाए अतर काज़मी साहब, जहांगीर जदून साहब और हमारे साथ बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब भी माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद अवैस साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं आजकल। बहुत शुक्रिया आप सब का। मैं बहुत ज़्यादा मैंने शायद वक्त ले लिया, लेकिन मैं चाहूँगी आप लोग इसके ऊपर क्योंकि माहिरीन है इस पर बात करें। सलाउद्दीन साहब, ये ट्रायल जिस अंदाज में चला, केस और इल्ज़ामात की नौयत, सब चीज़ों को देखकर आप आज के इस अदालती फैसले को कैसे देख रहे हैं? जी शुक्रिया सर। देखें, जो इल्ज़ामात हैं, सबसे पहले तो ये कहना ज़रूरी है कि वो जो साइफ़र था उसके कंटेंट्स पे तकरीरें करना, मैं समझता हूँ कि एक गैर ज़िम्मेदाराना अमल था। वज़ीर आज़म को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिफारती जो बातचीत है उसको, जो 2 मुल्कों के दरमियान है, उसको पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये तो एक बात है, मगर दूसरी बात ये है कि आया वो जो हरकत थी वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बाकायदा वायलेशन थी या नहीं। अभी तक तफसीली फ़ैसला तो नहीं आया, तो उस पर डिटेल्ड उसके मेरिट्स पे गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ थोड़ा कबल वक्त होगा। मगर ये बात तो सर्टनली इस चीज़ पे तो तबसरा किया जा सकता है कि जिस तरीके से, जिस अंदाज से ये ट्रायल चलाई गई,
उसमें डेफिनेटली एक बड़ा एक मामूली एक और फंडामेंटल भी है एक प्रिंसिपल के इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। और जब अदालतें जो हैं वो रात के 1-1 बजे तक गवाहान की जिरा हो रही होगी, जब वकला जो हैं, जो अक्यूज्ड के वकला हैं, उनको अगर इजाज़त नहीं बकौल उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि वो अंदर कोर्ट में दाखिल हो सकें, जेल कंपाउंड में दाखिल हो सकें, उनके जो काउंसल्स हैं उनको फौरी तौर पे चेंज करके गवर्नमेंट काउंसल्स को अपॉइंट करना, वो डेफिनेटली एक तासुर तो आता है कि शायद कोई बहुत ही अनोखी किस्म की जल्दी थी, कोई मजबूरी थी जिसमें ये डिसाइड। यही चीज़ हमने 2018 में नवाज शरीफ साहब की कहा, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि बेशक सैटरडे को अदालत लगाएं या संडे को अदालत लगाएं, मगर हर हालत में फैसला आ जाना चाहिए, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आ जाना चाहिए। जब इस किस्म की जल्दबाजी होगी तो डेफिनेटली फिर सवालात तो उठते हैं कि आया जो मुल्ज़मान थे उनको राइट ऑफ फेयर ट्रायल मिली है, उनको ड्यू प्रोसेस मिला है, या कोई मकसद कुछ और था। तो मैं समझता हूँ इससे कोई ना पाकिस्तान की सियासत पे कोई बड़ा कोई अच्छा इफ़ेक्ट आएगा और ना ही जो अदालती निज़ाम है उसके वक़ार पे मज़ीद लोगों को शक व शुबात होंगे। अहमद अवैस साहब, ये जो इसका दूसरा इसके वक्त की अहमियत है, क्योंकि इलेक्शन से चंद दिन पहले, इस पे हम आगे जाके बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी बुनियादी तौर पे आपके क्या एतराज़ात हैं इस फैसले से मुतालिक? फैसला जो है वो तो आप देखिए कि फ्रॉम A to Z इसमें ज़रा बराबर भी आप कह सकें कि ये लीगली एक लाइन भी करेक्ट लिखी हो या एक लाइन भी उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो, ऐसा लगता है कि किसी ने बिल्कुल जो है ना क्वासिफ मैयर के तौर के ऊपर इसको इस्तेमाल किया है इस जज को, और उसको कहा गया कि तुमने आज रात लगा दो, जो हो जाए और फैसला करके उठो, और उसने फैसला कर दिया। अब उसमें लूप होल की आप अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि जो फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है ना आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो ऑल टुगेदर वो डिफाई कर दिया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के आइन के इस आर्टिकल 10A को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया गया है, उसको इग्नोर किया गया है। और उसके बाद आपने देखा कि कोई भी एक्यूज हो तो ये एक्यूज का राइट होता है कि वो अपनी चॉइस का, अपनी मर्जी का अपना वकील लेकर आए, चाहे कोई भी हो वो, और उसके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता कि तुम अपना वकील नहीं करोगे और हम तुम अपना वकील देंगे। यानी प्रोसिक्यूशन अपना वकील दे रही है डिफेंस काउंसिल के तौर के ऊपर इमरान खान को कि तुम ये वकील तुम्हारी तरफ से पेश होगा। आप अंदाजा लगाइए कि इसको कहां से आप फेयर ट्रायल कहेंगे। और फिर उसके बाद जब 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड इमरान खान की हुई और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद उन्होंने उनका राइट टू डिफेंस जो था वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसी भी एक्यूज का किसी ट्रायल के अंदर, वो क्रिमिनल ट्रायल हो या सिविल ट्रायल हो, उसको अपनी मर्जी का एक राइट जो है अपने आप को डिफेंड करने के लिए एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करनी है, वहां पे पेश करनी है, ये उसका राइट था। और उसको डिनाई किया गया और साथ ही फैसला सुना दिया गया। यहां तक कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे उनको 342 की स्टेटमेंट तक उनकी रिकॉर्ड नहीं हुई। इसका मतलब है कि नामुकम्मल ट्रायल के ऊपर उनको भी सजा दे दी है 10 साल। तो ये तो एक अजीबो गरीब किस्म का फैसला है और ऐसा लगता है कि किसी ने जिस तरह कनपट्टी पे पिस्तौल रखी हो ना कि तुमने ना की तो अभी फायर हो जाएगा। ये तो अजीब तमाशा ये कानून से और आइन के साथ जदून साहब का भी इस पे। ठीक सर, मैं इस पे वापस आती हूँ। आप चलें फिर एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, जहांगीर जदून साहब से बात करेंगे क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं जो एतराज़ात अहमद अवैस साहब की तरफ से भी उठाए गए। शॉर्ट ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं साइफर केस का जो फैसला आया है, इस हवाले से अभी तक जो गुफ्तगू हुई काफ़ी हद तक इस केस को जिस अंदाज में इसका ट्रायल किया गया उसके ऊपर सवाल उठाया गया। जहांगीर जदून साहब, बहुत सी बातें हैं, यही वकील सफाई के हवाले से भी, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ मुतजाद राय थी, इसको भी हम कंफर्म करने की कोशिश करें हुआ या नहीं हुआ था, या किस बेसिस के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया। इंसाफ के तकाजे इन जनरल आपके ख्याल में पूरे हुए हैं इस केस के फैसले में? मुझे एक मिनट दीजिएगा। देखें 77 ईयर हो चुके हैं पाकिस्तान के, तो किसी भी पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, वो जुडिशरी आज कह रही है हमें जुडिशल मर्डर किया। नसीम हसन शाह का इंटरव्यू उसने कहा जी सरकारी नौकरी करनी होती है। तो आज भी हम मेरे ख्याल में सेम हालात फेस कर रहे हैं, कोई इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई अभी तक। आप देखें पिछले 2017-18 के अंदर देखें, मॉनिटरिंग जज बिठाया गया, फिर वही सैटरडे संडे जी केस तेज़ करें, फिर सज़ा हुई, फिर और ये खुद लोग इस सज़ा के ज़िम्मेदार हैं। देखें ना, इमरान खान का बयान पढ़े ना, उन्होंने कहा जी आज एक ताकतवर बंदे को सज़ा हुई है तो अवाम को चाहिए नवाफल पढ़ें। आज हमें पता नहीं अब सुन्नत पढ़नी चाहिए कि नवाफल पढ़ेंगे एक ताकतवर। देखिए इन्हें अपना माइंड सेट ठीक करेंगे, जब तक ये अपना माइंड सेट ठीक नहीं करेंगे हालात इस तरह चलेंगे। ट्रायल तो किसी का ट्रायल देखें ना आप, हमें तो अभी जजमेंट नहीं मिली है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं कि भाई आपने अगर इतना जल्दी इसको सज़ा देनी थी इलेक्शन से पहले तो हफ्ते बाद दे देते, ठीक है। अब और एक केस जब हर एक को पता हो कि इस केस का फैसला सजा की सूरत में आना है, उसमें क्या फेयर ट्रायल होगा? असल बात यह ना कि आप मेरिट पे तो तब बात करें ना, अब आपको प्रोटेक्शन ही ना हो जी, क्या हो सकता है बरी हो जाए, हो सकता है सजा हो। ये तो हर बंदे को पता है जी 14 साल की सजा हो सकता है लाइफ से। जदून साहब, इसी किस्म की सजा अगर ट्रायल ठीक तरीके से होता है, इल्जामात की नौयत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को देखते हुए आप समझते हैं कि इसी किस्म की सजा दी जा सकती थी? ट्रायल पे सिर्फ सवाल है। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साउंड ग्राउंड्स पे लाए, उसके देखे ना। अब मुझे ये बताएं कि फॉरेन जो मिनिस्ट्री है, आप ऑर्डिनरी कोर्स में वहाँ से जाएं, पीएन किसी को कह दें कि आप एविडेंस के लिए, कोई आता है पीएन? मुझे कोई जज भी, इवन सिविल जज उसको बुला के दिखाए ना, वो नहीं आएगा कभी भी एविडेंस के लिए। यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी, आपके एम्बेसडर जा रहे हैं शातों के लिए, बड़े बड़े 22 ग्रेड के अफसर जा रहे हैं, बड़े बड़े जेल के अंदर शातें देने के लिए आ रहे हैं। भाई समबडी इज पुशिंग देम फॉर एविडेंस। अब इसमें कौन कहता है ये फेयर ट्रायल होता है? नवाज शरीफ केस में वो वाजिद ज़िया गया जी डीजी, वो इतने बड़े संदूक ले गया राजा बाजार से, 2 गाड़ियां भर के आती थी एविडेंस, और क्या निकला है वहां से? 5 साल के बाद नैब ने कहा जी ये तो प्रोसिक्यूशन की गलती हुई, और इसका भी 5 साल के बाद यही असर होगा इस केस का भी कि प्रोसिक्यूशन के जी होते ये गलत था, इधर में ये लिखूना है, इधर में ये लिखूना है। बस ये आप बंदे को ना एक थोड़ा सा फॉर टाइम बीइंग उसको थोड़ा सा साइड लाइन करते हैं, तो फिर उनकी मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट आएगी, फिर आगे आ जाएंगे। बस ये आप तो खैर एक माहिर होने के तौर पे बात कह रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत से आम लोग भी ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है चंद साल बाद अब आप ये इसको जो है रिवर्स होता हुआ हम देखेंगे। अत्तर साहब, आज ये जो फैसला सामने आया है, इसको इलेक्शन से 9 दिन पहले आने के तनाजुर में देखा जाए इसकी टाइमिंग के एतबार से, या फिर जो बुनियादी तौर पर हसास दस्तावेज को पब्लिकली पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना, उस एतबार से भी देखेगा पीटीआई का वोटर सपोर्टर भी? देखिए ऑब्वियसली इलेक्शन से पहले कोई भी अदालत से इस किस्म का अगर फैसला आए, चाहे वो बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला हो या इस किस्म का फैसला हो कि एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा को इस किस्म की सज़ा हो, तो उसकी पॉलिटिकल कॉनोटेशन तो होगी, उसकी पॉलिटिकल कोई ना कोई, जिसे आप कह सकते हैं लोग अपनी अपनी मदद, वो अपना मतलब मर्जी का उसमें से कोई मतलब निकालने की कोशिश तो करेंगे। अब जहाँ तक ये फैसला है, इसमें 2-4 चीज़ें हैं कि जिस तरीके से ये मुकदमा चलाया गया, एक तो ये है कि ये ओपन ट्रायल है पर जेल के अंदर है, उसमें किस हद तक मीडिया का एक्सेस था, किस हद तक वहाँ पे लॉयर्स का एक्सेस था। लॉयर्स ये गिला शिकवा करते रहे कि हम बाहर खड़े रहते थे, हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता था, यही सहाफ़ी भी कहते थे। बहुत सारे लोगों की दरख्वास्तें जो है अदालत ने मंजूर की कि वो जाके मिल सकते हैं को जेल के अंदर, उनको नहीं जाने दिया गया। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस सारे प्रोसेस के ऊपर, और उसकी एक वजह यह भी है कि मोअज़्ज़ज़ अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसने 2 दफ़ा इस मुकदमे को रोका और फिर दोबारा ये मुकदमा नए सिरे से शुरू हुआ। फिर हमने ये देखा कि एक और जो प्रिंसिपल इसमें हमें जो नज़र आया, वो ऑब्वियसली लीगल प्रिंसिपल तो नहीं है, असलम रईसानी साहब वाला, कि डिग्री तो डिग्री होती है, जाली हो या असली हो, तो वकील होता है, चाहे वो सरकार का हो या आपका हो, तो उनको वकील भी उन्होंने अपनी मर्जी का दे दिया। और जज साहब ने मतलब आखिर में ये लगा कि उजरत में फैसला दिया, लेकिन मोअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला है, ये कतन जो है कानूनी अमल की इंतहा नहीं है। इसमें अगर कोई नकाइस हैं तो वो मेरे ख्याल में अगली स्टेज पे जो इसमें जो इनके पटिशनर होंगे, जो खान साहब की तरफ से पटिशन करेंगे, या खुद ये जो दोनों शख्सियात हैं जिनको सजाएं हुई हैं, अगली स्टेज पे मुझे लगता है कि इनको रिलीफ मिल जाएगा। एज ए ले मैन, मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये आई थी, जमानत का मसला आया था, तो वहाँ पर मोअज़्ज़ज़ बेंच ने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे, और इसमें यह कहा गया कि ये नुकसान हो गया तो वो हो गया, ये दुश्मन को फ़ायदा हो गया। तो बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि ये अगली स्टेज के ऊपर उनको कानूनी रिलीफ मिल जाएगा। हाँ,
इस वक्त जो उनको सियासी रिलीफ की जो ख्वाहिश थी उनकी कि इंतखाबात से पहले, वो मेरे ख्याल में गालिबन उनको नहीं मिल गालिबन नहीं मिल सकेगी। अब सलाउद्दीन साहब, ये जो यहाँ पर अभी बात हुई कि केस के मेरिट के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला 2018 के इलेक्शन से पहले आया, एक डिबेट बाद में उस केस का जिस तरीके से ड्रॉप सीन हुआ, ये बहस रहती थी कि ये करप्ट तो हैं जो उनके मुखालिफिन हैं, वो कहते थे, लेकिन ये इल्ज़ामात साबित इनके ऊपर नहीं किए जा सके, और यही केस के में इंसाफ के तकाजे पूरे ना होने की बात तो वो करते रहे, लेकिन ट्रायल ठीक तरीके से नहीं हुआ और जल्दबाजी में हुआ, ये वजह बनी कि वो बाद में सुर्खरू हुए। आप समझते हैं कि यही चीज़ अप्लाई हो सकती है साइफर केस के ऊपर भी, या जो इल्ज़ामात हैं वो ही इसके ऊपर ज़्यादा हावी रहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल सबसे अहम चीज़ होती है कि किसी भी मुल्जिम को अपना राइट ऑफ फेयर ट्रायल मिले। उसमें ये भी शामिल है कि उसे केस तैयार, अपने वकला से मिलने के लिए, केस तैयार करने के लिए वक्त मिले। उसमें ये भी शामिल है कि जो वकला हैं उनको इतना टाइम मिले कि वो एक्चुअली केस तैयार करके किसी भी गवाह को उसकी सही तरीके से जिरा कर सकें। उसमें नेचुरली ये भी शामिल है कि अगर कोई वकील किसी एक वजह से नहीं पहुंच सका कोर्ट में, अब तो उसको भी कोर्ट, हम देखते हैं क्रिमिनल केसेस में अपना कई साल भी चलते हैं, तो बिल्कुल एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस बना दें, ये भी बड़ी अनयूजुअल चीज़ है। मैंने तो कभी कम से कम ऐसे केसेस में नहीं देखा कि रात को 12-1 बजे तक गवाहान को ट्राई की जिरा हो रही हो, उनकी सारी एक ही दिन में 10-10, 15-15 गवाहों को फारिग किया जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ है, कि जो असूलों के ख़िलाफ़ हैं। नो डाउट अगर कोई वकील दानिस्ता तौर पे जानबूझ के कोर्ट में रिपीटेडली पेश नहीं हो रहा, या अगर कोई मुल्जिम है वो कहता है कि मैंने वकील रखना ही नहीं है और सीरियस केस है जिसमें सज़ाए मौत भी हो सके या लाइफ सेंटेंस हो सके वगैरह, तो उसमें कोर्ट के पास इख्तियार हासिल होता है कि वो एक उनको कोर्ट अपॉइंटेड वकील कर दे। मगर वो अपॉइंटमेंट की स्टेज जब बाहर वकील कह रहे हो कि हमें अंदर जेल में जाने नहीं दिया जा रहा, तो उस चीज़ में जज साहब को भी सोचना चाहिए था कि क्या ये आज ये ज़रूरी है कि मैंने आज में या कल में ही फैसला कर देना है। अगर ये फैसला 10, 15, 20 दिनों के बाद आ जाता तो कानूनी तौर पे क्या फ़र्क पड़ जाता। तो फिर तो डेफिनेटली फिर ये सवाल भी लोग उठाएंगे और बाहक उठाएंगे कि ये फैसला जो था वो इलेक्शन में से पहले सुनाना ज़रूरी था। तो इन तमाम चीज़ों को जज साहिबान खुद सोचना चाहिए, और अब मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि इन तमाम चीज़ों को जब ये मामला अदालत आलिया और अदालत उज़्मा में जाएगा तो ये सब सवालात उठाएंगे। और क्योंकि इससे ना सिर्फ अपना इमरान खान साहब या पीटीआई को जो भी नुकसान हुआ हो सो हुआ हो, मगर इन चीज़ों से अदालत का अपना नुकसान है, अपनी साख्त मुतासिर होती है। इस पे फिर मैं ज़रूर चाहूँगी कि किन बुनियादों के ऊपर और किस अंदाज में पीटीआई मामला अब अदालत के सामने लेकर जाएगी, और क्या इससे इस ट्रायल की जो खामियां हैं जिनको वो पुरुमीद हैं कि इसको अदालत सुनेगी, हाई कोर्ट की तरफ से सुना जाएगा। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा वापस आएंगे, इस पर हम अगला लाहे अमल क्या होगा इस पर अहमद अवैस साहब से शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम तफसीली तौर पे आज के साइफर केस के फैसले और उसके क्या नताइज निकल सकते हैं, सियासी तौर पे भी इसके ऊपर भी अब इस मरहले में बात करेंगे प्रोग्राम में, जो क्योंकि अब इलेक्शंस आने वाले हैं। इसमें एक बहुत खास बात इस तौर पे भी देखा जा रहा है कि पीटीआई के वोटर सपोर्टर का मोराल क्या है, ये फैसला आने के बाद डाउन हुआ है या नहीं। अहमद अवैस साहब, अब आप लोगों का लाहेअमल फैसले को तो आप लोग चैलेंज करने जा रहे हैं, लेकिन किस हद तक पुरुमीद है कि इलेक्शन से पहले भी कुछ ये इसमें कुछ रिलीफ मिल सकता है? देखिए, बात ये है कि दो चीज़ें हैं। कौम का मोराल जो है वो अपने उस लीडर जिसके साथ उसने अटैच किया होता है अपने आप को, उसके मोराल के साथ बहुत ज़्यादा उसका ताल्लुक़ होता है। और इस फैसले के ऊपर जो आई विटनेस वहाँ पे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके मुताबिक भी आपके पास भी इंफॉर्मेशन होगी ये कि जब ये फैसला सुनाया गया है तो उस वक्त पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जस्ट स्माइल्ड,
यानी जैसे वो कह रहे हो कि एक तबस्सुम है मेरे पास, सब हवादिस का जवाब। तो क्वेश्चन ये है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि उनको इलेक्शन प्रोसेस से कंप्लीटली आउट कर दिया जाए बिल्कुल, और उनकी पार्टी को भी और लीडरशिप तमाम को। और इस तरह से इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि करोड़ों लोगों का जो वोट उसके साथ अटैच है वो राइट इन्फ्रिंज होगा, और उस राइट के इन्फ्रिंज होने से क्या ये स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान के अंदर? क्या इलेक्शन जो है वो उस इकोनॉमिक बदहाली से पाकिस्तान को बाहर निकाल सकेगा? ऐसा इलेक्शन क्या कोई गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट बन सकेगी? इन चीज़ों का ख्याल नहीं है। ये फियर के बेस के ऊपर, असल में ये तमाम जो कुछ किया जा रहा है इसकी बुनियाद फियर है कि इमरान खान अगर बाहर निकल आया तो वो पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक कर दे। ये एक साइकोलॉजिकल फियर है जो पीछे बैठ के स्ट्रिंग पुल कर रहे हैं, उनके माइंड में ऐसा लगता है। हालांकि ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। इस वक्त मुल्क की स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए। बड़े ख़तरनाक हालात हैं इंटरनेशनली भी, और इंडिया राउंड द कॉर्नर इतना ताकतवर हुआ हमारे सामने बैठा हुआ है, और हम इस वक्त इस हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ना तो, लेकिन अहमद अवैस साहब, ये जो मियां साहब के फैसले से मवाजना किया जा रहा है कि 2018 से भी पहले भी तो एक उस वक्त 3 बार के प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया था, उनके खिलाफ सजा हुई थी उनको बिल्कुल चंद दिन पहले इलेक्शन से, तो क्या फर्क पड़ता है? माजी में भी हो चुका, अब भी और खुदा ना खास्ता आइंदा भी ना होता रहे। देखिए, अभी मवाजना जो है वो बनता इसलिए नहीं है कि उनके खिलाफ जो करप्शन के चार्ज थे वो प्रॉपर्टी तो आज भी उन्हीं के नाम पे मौजूद है, जिसका सबूत कभी नहीं मिल सका कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है जिस बंदे के 1980 से लेके 1990 तक जब वो सियासत में आए और जब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने, 10 साल के उनके इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल जो है वो सर इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो इल्जाम है वो काम भी तो खान साहब ने किया, लहराया, प्ले अराउंड किया उसका साइफर के साथ। जी एक बात और कहना चाहता हूँ जी सर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस गया ये बेल के लिए, तो आपने वो ऑब्जर्वेशन देखी होंगी जज साहबान की। उन्होंने कहा कि इसमें जो सेक्शन 52 है स्पेशल, ये जो उसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, वो एप्लीकेबल ही नहीं लग रहा, इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं हो सकता। जो हकाइक सामने आए, सेक्शन की बात करें, ये मैं बात कर रहा हूँ जो इनका साइफर मैटर जो है, केस जो है, ये बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब पिटिशन गई और वहां आर्गू हुआ और उनका फैसला आया, जिसमें उन्होंने दोनों को, खान साहब को भी और उसके बाद शाह मोहम्मद कुरैशी, दोनों की बेल ग्रांट कर दी थी। उसमें उन्होंने ये होल्ड किया कि प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रोवाइड एनी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर, ये सूरत हाल है। अगर अब मैं सलाउद्दीन साहब, जी ठीक है, अगर सर आप मुझे इजाजत दें मैं सलाउद्दीन साहब को शामिल करती हूँ यहाँ पे एक और एंगल से। ये अहमद अवैस साहब का मौक़िफ़ है सलाउद्दीन साहब, लेकिन ये एक जेनेरिक गुफ्तगू तो हम कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म को हटाया जाता है या कुछ सियासतदानों के साथ क्या कुछ होता है, लेकिन एक अनपॉपुलर किस्म की इसके हवाले से भी एक डिबेट है। वो ये है कि इलेक्शन से बाहर निकलने का जो रास्ता और सिस्टम से आउट होने का वो PTI की डिसीजन मेकिंग ने भी बनाया। आप समझते हैं कि वो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देना हो, असम्बलियाँ तहलील करना हो, लेकिन उसके बाद फिर ये जो साइफर जिस अंदाज में उनकी तरफ से लहराया गया, ये एक वजह बना, क्योंकि माजी में एक हवाला दिया जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी इसी किस्म की चीज़ थी, लेकिन वो एक पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के सामने रखी थी, पब्लिक में जाके उसके ऊपर बात नहीं की थी। तो आप समझते हैं कि ये इसमें काफ़ी हद तक PTI की हैंडलिंग के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है जो हो रहा है आज? देखिए, मैं जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो प्राइवेट कम्युनिकेशन हुई थी, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन हुई थी डोनाल्ड लू साहब और एम्बेसडर साहब के दरमियान, मैं समझता हूँ कि उसको एक्चुअली मंजर आम पे सियासी जलसे में उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। बेशक वो साइफर ना भी होता, लेट्स से कि कोई वैसे ही उन्होंने रिपोर्ट किया होता वगैरह। बहरहाल अपना जो आपकी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस हैं किसी मुल्क के साथ और एक सुपर पावर के साथ, मैं नहीं समझता कि उनको पॉलिटिकली आपने इंटरनल अपनी पॉलिटिक्स में एक वो बयानिया बनाना था कि ये अमेरिका की साजिश है एट्सेट्रा। मैं समझता हूँ कि वो एक गैर जिम्मेदाराना फ़ैसला था। बहरहाल अभी जो
जहां तक ट्रायल का मामला है उसमें तो ये देखना है कि कानूनी तौर पे जुर्म किया गया था या नहीं। वो चीज चाहे अगर गैर जिम्मेदाराना फैसला भी हुआ हो तो जरूरी नहीं है कि वो एक जुर्म हो, वो जुर्म साबित करने के अपने तकाजे हैं। दूसरी बात अहमद उवैस साहब ने की, मैं समझता हूँ कि अभी भी जो डिस्टिंग्विश किया जाता है वो मेरी राय में, मुझे तो 2018 में भी जो नवाज शरीफ साहब के साथ अरशद मलिक साहब की अदालत में हुआ, मैंने उस वक्त भी उसकी तनकीद की। आज जो जुल्करनैन साहब की अदालत में इमरान खान साहब के साथ हुआ, मैं समझता हूँ वो भी गलत था। इनको डिस्टिंग्विश करना मैं समझता हूँ ये भी हमारे दोस्तों की ये गलती है, क्योंकि देखिए एक बेसिक चीज़ है, जब आप कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल के ये तकाजे हैं, रात को जजेस को 1-1 बजे तक बैठ के अपना एक, हो सकता है कि बहुत ही कोई अर्जेंट मामला हो तो बैठना भी पड़ जाए, मगर एक क्रिमिनल ट्रायल है उसमें क्या बैठने की ज़रूरत है। या अगर आप कहें कि नहीं 12 बजे बैठना गलत है मगर संडे को या सैटरडे को ट्रायल कराना सही है, ये सब चीज़ें नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो सही हुआ, इमरान खान के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, या ऑपोजिट भी आप देख रहे हैं। आज आप PMLN की तरफ से देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ बिल्कुल सही हुआ। तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली इन्हीं लोगों को जाके, जो तमाम सियासी तबके के लोग हैं, उनके खिलाफ ही बनाई जाती हैं। इस किस्म की जो हिस्ट्री ट्रायल्स होती हैं जिसमें फेयर ट्रायल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये सब इनके खिलाफ ही इस्तेमाल की जाती है। तो बड़ी ज़रूरत है कि तमाम सियासी जमातें इस पे कुछ होश के नाखुन और इतनी खुशियां ना मनाएं ऐसी हरकतों पे, बल्कि कलेक्टिवली मिलके इनको कंडेम किया जाए। ये बात जहांगीर जदून साहब, जो PTI ने जिस तरह मैंने इनिशियली सलाउद्दीन साहब से भी पूछा, आप समझते हैं कि इसको मुख्तलिफ अंदाज में कन्वे करते अगर इसी बात को तो वो कानूनी शिकंजे से बच सकते थे। लेकिन उससे ज़्यादा अहम मैं एक और चीज़ में उलझ गई हूँ अब जो सलाउद्दीन साहब की गुफ्तगू सुनी, ये सिर्फ और सिर्फ महज एक गैर जिम्मेदाराना इकदाम था इस साइफर को पब्लिक करना, या ये वाकई कानून की खिलाफ वर्जी भी था? नहीं, देखिए इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। उन्होंने जो एक्ट किया है वो उसका कितना प्रोपोर्शनेट गलत है या नहीं। देखिए साइफर तो देखिए इतना एक हाई लेवल पे बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो ये कागज़ ये साइफर आया है उसको एक पोलिटिकली अपना स्लोगन बनाना, ये तो कोई मतलब मजहब माशरा इसको नहीं मानता, ये करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो काम उसको मिला के फिर उसके बाद काफ़ी देखें सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इसको रखा गया, फिर प्राइम मिनिस्टर आप आज भी उन्होंने पूछा जी साइफर कहाँ है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। फिर देखें जो इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था वो भी एक्यूज बनता है ना, अब उसका भी तो जुर्म था, उसने किधर साइफर किसको दिया क्या वो विटनेस जाके बना गया, वो उसको 1 महीना अपडेट किया गया, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट आ गई। तो इस तरह के जो पहले स्टेटमेंट मुख्तलिफ थी, अब बाद में उन्होंने काफी उनकी टोन डाउन हो गई आजम खान साहब की टोन इसलिए डाउन हो गई, उन्होंने कहा जी आप कुरान पाक पे अलफ लेके बयान दें, फिर क्रॉस एग्जामिन होता है, फिर प्रॉपरली क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया। अब देखें अवैध साहब ने बताया, मैं एक बात बता दूँ, उन्होंने कहा जी करप्शन के चार्ज है, ये बशीर साहब की जजमेंट पढ़ लें, उन्होंने सबसे पहले कहा जी मियां नवाज शरीफ के करप्शन में कोई चार्ज नहीं है, ये बेनामी जो है इसका जो ट्रस्ट डीड थी उस पर उन्होंने केस बनाया कि जी ये फ्लैट जो है इन करप्शन में कोई चार्ज नहीं। ये जजमेंट पढ़ ले, मेरे इन्होंने नहीं पढ़ी। ये असल में PTI के अंदर ये बहुत बड़ी खामी है कि ये कहते हैं हम जो कहते हैं वो ठीक है, दूसरे गलत है। जब तक आपका ये माइंड सेट रहेगा ना तो इस मुल्क के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं जा सकती। जब वो ये कहेंगे जी वो चोर है और मैं ठीक हूँ, अब मेरे ऊपर हम तो देखें ना, जिस तरह सलाउद्दीन ने कहा सारी चीजें देखो, आप अगर गलत है तो उसको गलत कहें। आपने जो गलत काम किया आप माने, आगे गलती तो माने ना आपने, कि आप उस वक्त सबसे ज्यादा स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने नहीं दिया है। उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी के टिकट भी जो है जनरल फैज हमीद बांटता था, नहीं दिया स्पेस किसी के, ये सामने नहीं है बात कि सबसे ज्यादा स्पेस जो है वो PTI ने एस्टेब्लिशमेंट को दिया है, और वो स्पेस अभी वापस लेने के लिए कभी भी एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं होगी। ये फैक्ट है कि कहते हैं इसमें आप क्यों छिपाते हैं बात, ये इनके माने ना। इसमें जदून साहब एक और बात भी है, इसमें मुतालबा करते रहे डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा साहब को भी एक अहम किरदार, क्योंकि ये जो कहानी थी साइफर की, ये बाद में इस नौयत पे आई। पहले कहा कि अमेरिका ने साजिश की है, लेकिन बाद में कहा कि जनरल बाजवा उनकी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। वो भी देखें पोलिटिकल स्लोगन भी होने चाहिए थे इसमें। ये प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त साजिश जब हो रही थी, अभी तो ये तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। अगर वो साजिश कर रहा था जनरल बाजवा तो वाई वाज गिवन एक्सटेंशन, उसको तो आखिर दम तक उन्होंने कहा था जी ये जो आर्मी चीफ है ये किसी सूरत में न बने, बाजवा जो है वो आगे 2 साल की और एक्सटेंशन ले ले। इस केस में उनको भी बयानात उनके भी रिकॉर्ड होने चाहिए। नहीं, ये तो देखे ना, मैं आपको कह रहा हूं कि इन्होंने जितनी एस्टेब्लिशमेंट को स्पेस दी है किसी पार्टी ने अभी तक नहीं दी। इसमें सर कोई शक नहीं है। नहीं, अब ये कहते हैं मेरे खिलाफ जनरल बाजवा ने साजिश की है, तो आप उसको एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे?
आखिरी दम तक उन्होंने आप कहा अगर जी, अतर क्विकली कुछ ऐड करें, तफसीली भी आपका मैं क्विकली सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि 3 साल देखें इसी चीज़ के ऊपर तो पीडीएम ने कंपेन की थी ना कि इन्होंने दूसरी तरफ ज़्यादा स्पेस दे दी, हाइब्रिड निज़ाम आ गया, हम आएंगे तो चीज़ों को बेहतर करेंगे। तो फिर क्या ये तारीख का हिस्सा नहीं है कि जब वो आए तो उन्होंने स्पेस वापस ली या उन्होंने स्पेस और दी? तो यहाँ पे हमें दोनों बातें करनी पड़ेंगी ना। अगर तहरीक इंसाफ गलत को गलत नहीं कहती तो आज नून लीग की सारी क़यादत कह रही है, टीवी पे आके बार बार कह रही है कि जनाब जो आज सजा दी गई वो बिल्कुल दुरुस्त दी गई है। तो सीखा किसने है? दोनों तरफ से सबको आप इस सीखने की दलील जरूरत को मानते हैं अथर, जो ये कहा जाता है कि पीटीआई ने इतनी सिविलियन स्पेस गिव अप कर दी कि अब हमारे लिए आइडियल हालात नहीं थे? नहीं, मैं इस दलील को नहीं मानता। अगर आपके पास आइडियल हालात नहीं थे तो आप मत आते इक़्तिदार में। आपने तो वादा ये किया ना कि हमने वोट को इज्जत दिलवानी है, हमने स्पेस वापस लेनी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। एक शॉर्ट ब्रेक की तरह असूल की बात अथर साहब कर रहे हैं, लेकिन एक मौका कोई कौन अपने हाथ से जाने देता है आज के दौर में, और कभी भी तारीखी तौर पर भी देखा जाए। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, इसी के ऊपर हम मजीद बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अहमद अवैस साहब, ये जो हमने तमाम बातें की, अब इस सारे मुसीबत की जो जड़ बनी थी वो अमेरिका के खिलाफ जो साजिश करने का बयानिया अपनाया गया था। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जमात लीडरशिप अभी भी ये समझते हैं कि जो पीटीआई की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गई थी वो बराह रास्त अमेरिका की वजह से गई थी? इसमें कोई शक नहीं है। अगर उसकी आपके पास वक्त कम है ना, वरना तो ये अमेरिका विद द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन वर्ल्ड सुपर पावर बन गया था, और विद द फ्लक्स ऑफ टाइम दोबारा से बाइपोलर वर्ल्ड बन रही थी। एक दो बड़ी बड़ी ताकतें फिर आमने सामने आ रही थी और कोल्ड वार का एक नया दौर शुरू हो रहा था। अमेरिका इस नए सेटअप के अंदर बड़ा अपसेट था और पाकिस्तान उसमें फिट नहीं आ रहा था। वो इंडिया आ गया उसकी जगह के ऊपर और इजराइल आ गया, और इस वजह से वो चाह रहे थे कि इस इमरान खान बड़े सदमत के साथ एक नए इस ग्रुपिंग के अंदर एक रोल प्ले कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि यहाँ से ख़त्म करके और यहाँ पे वो अपना पाकिस्तान को उसी ऐसी पोजीशन में रखा जाए और वो नए ग्रुप का हिस्सा ना बने, ताकि इंडिया की वो डिज़ायर पूरी हो जाए कि साउथ एशिया का उसको मिनी सुपर पावर बनाया जाए। और उसकी एक और डिज़ायर थी कि उसके लिए पाकिस्तान को इंडिया का सैटेलाइट भी बनाया जाए। ये वो सूरत हाल थी। और उसके बाद आपने देख लिया होगा कि जिस वक्त ये डिफेंस काउंसिल में गया मैटर, तो ISPR की जो थी स्टेटमेंट, उसके बाद उन्होंने कहा कि इट वाज नॉट कॉन्स्पिरेसी, इट वाज इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ पाकिस्तान। इंटरफेरेंस बहुत से मौक़ों पे होती रही पाकिस्तानी मामलात के अंदर। कई दफा आप अंदाजा लगाइए, बात कर देते हैं जहां हमें साइबर हमारे खिलाफ भी रिसीव होती हैं कंप्लेंट्स। ये तो फॉरेन ऑफिस भी कई दफा इसके ऊपर बात कर चुका है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी सूरत हाल है। लेकिन क्योंकि अब हमने सुपर पावर को खुश करना था और हमने उसके लिए हमारी बहुत सारी इस बेसिस पे अहमद साहब, आप लोग समझते हैं कि जो दीगर किरदार जिनको आपने शामिल किया, बाद में तमाम मलबा जनरल बाजवा साहब पे आ गया, उनको और डोनाल्ड लू साहब को भी अब आगे अदालत के सामने आना चाहिए अगर आगे मामला जाता है हाई कोर्ट में? जब देखिए, सवाल यह है कि जब अगर एक्यूज किसी को कह रहा हो कि मेरे डिफेंस में मैं फलां विटनेस को लाना चाहता हूं, तो उसका यह राइट है। उसको एज कोर्ट विटनेस में बुलाया जा सकता है और उसको एज डिफेंस विटनेस में बुलाया जा सकता है। ये एक एक्यूज का राइट है। जी, अथर साहब का क्लोजिंग कमेंट सर वक्त में। अथर, आपके ख्याल में ये एक ठीक है, एक हद तक तो आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन इस मामले को ये शक्ल देना और अब आगे कंटिन्यू भी इस चीज़ के ऊपर जोर देना कि हम अमेरिका की ने हमारे खिलाफ साजिश की थी, हालांकि बयानात तब्दील होते रहे, फिर वो मीर सादिक मीर जाफर के ऊपर आया जिसने एक्चुअली पीटीआई के लिए हालात खराब कर दिए पाकिस्तान में। कायम रहना चाहिए इनको इस थ्योरी के ऊपर? देखिए, इसमें देखें ना, 2 साइफर हैं। एक साइफर है जो आया ही नहीं था, एक साइफर था जो झूठ का पलंदा था, एक साइफर था जो कागज़ का टुकड़ा था, एक साइफर वो था जिसका कोई वजूद ही नहीं था, एक साइफर वो था जिसको खुद लिखवाया गया था, तो और एक साइफर वो था जो गुमा ही नहीं था, वो अभी भी दफ्तर खारजा में मौजूद था। हाँ, ये जो दूसरे वाला साइफर है ना, जिसका इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर है, वो बड़ी ज्यादती है। वो उस वाले साइफर में उनको जो सज़ा मिली है, मेरे ख्याल में फिर इतना संगीन अगर कोई मसला था तो फिर सज़ा तो मिलनी थी ना। जदून साहब, आप समझते हैं कि इस बात पे कायम रहना चाहिए? पाकिस्तान में माजी में भी एक तो ये अमेरिकी एंटी अमेरिका कार्ड भी बहुत दफा इस्तेमाल हुआ और दीगर कार्ड भी इस्तेमाल हुए। ये आप देखो, एक तरफ ही कह रहे हैं अमेरिका, दूसरी तरफ अमेरिकन एम्बेसडर को मैं जाके मिल रहे हैं, वहाँ पे लॉबिस्ट फर्म इन्होंने हायर की है। इस तरह नहीं चलता ना। आप देखो, दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
आप अपने मतलब के लिए कभी कहें जी वही आपने मीर सादक मीर जाफर, कभी कहें अमेरिका, और अपना कुछ ना कहेंगे मैं ये क्या किया है अपने। देखा ना, दूसरा अपने दौरे हुकूमत में आप कहते थे कि जी हर चीज हमें एस्टेब्लिशमेंट बताती थी, जो काम होता था उस वक्त उन पे इल्जाम लगाते। देखिए ना, अपना भी अपनी अदाओं पर थोड़ा गौर करें ना, ओनरशिप लेनी, सारे सियासतदानों को ओनरशिप लेनी चाहिए। सलाउद्दीन साहब, आप समझते हैं कि इस मामले के ऊपर कोई रियलिस्टिक अप्रोच पीटीआई अब भी अपनाए तो काबिल कबूल हो उनका जो तमाम इसके हवाले से बयानिया था? जी, मैं समझता हूँ ज़रा मैच्योरिटी का मुजाहरे करने की ज़रूरत है। ये सारी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पॉपुलर नैरेटिव पे नहीं चलती, कभी कभार सेंसिबली भी डिसीजंस करने चाहिए। ये अमेरिका वगैरह की बातें तो, और फिर बाद में खान साहब ने खुद बात की कि मसला अमेरिका या चीन का नहीं था, मसला बाजवा और फैज का था। तो जो एक्चुअल चीज़ है उस पर फोकस करें, ना कि एक कंस्पिरेसी थियोरी बना के लेके आगे चलें। हमें रियलिज्म की अपनी सारी पार्टीज़ में बड़ी अशद ज़रूरत है, हमारी पूरी कौम को रियलिज्म की ज़रूरत है। बिल्कुल, और यकीनन जिस तरह आपने निशानदेही की, अगर दुरुस्त सही असल बात के ऊपर फोकस रखते तो गालिबन इतने सारा मुख्तलिफ अंदाज से फंसते ना इस केस के अंदर, ये सारी सूरत हाल ना बनती। अलबत्ता हमारे साथ प्रोग्राम में आज तमाम जो मेहमान थे उन सब ने वो ये समझते हैं कि ये ट्रायल बेहतर अंदाज में हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, अतर काज़मी साहब, जहांगीर जदून साहब, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, चारों के कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि आगे क्या पीटीआई जो पुरुमीद है हाईकोर्ट से, अदालत से उनको रिलीफ मिलता है इस सिलसिले में, नहीं ये आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।